टॉपिक पढ़ा था रिलेटेड एक दो क्वेश्चन हम लोग रिकॉल कर लें। एनसीईआरटी टेक्स्ट क्वेश्चन ही है। तो जैसे पहला क्वेश्चन है, इसमें कहता ऑब्टेन द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ओमेगा आर ऑफ ए सीरीज एलसीआर सर्किट विद इंडक्टेंस दे रखा है, कैपेसिटेंस दे रखा है, रेजिस्टेंस दे रखा है। व्हाट इज द क्यू वैल्यू ऑफ द सर्किट? तो रेजोनेंट सर्किट के लिए रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होगा आर्यन? एलसीआर के लिए रेजोनेंट सर्किट क्या होता था, या रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी क्या वैल्यू निकालते थे? जल्दी बताओ। एक ऐसा फ्रीक्वेंसी जहां पे करंट का वैल्यू मैक्सिमम होता था, उसी को रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कहते थे। तो ओमेगा आर का वैल्यू क्या होता था? 1/√LC। अब यहां पर इंडक्टेंस का वैल्यू कितना है? 2 हेनरी। कैपेसिटेंस कितना है? 32 माइक्रोफराड, 10⁻⁻⁶। क्या हो गया ये? 64 इंटू 10⁻⁻⁶। इसका रूट निकाल लेंगे। 8 इंटू 10⁻⁻3, 1000 डिवाइडेड बाई 8। यूनिट क्या हो जाएगा? रेडियन पर सेकेंड। आ गया रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। क्वालिटी फैक्टर क्यू वैल्यू क्या था? जल्दी बताओ। हाँ बोलो। ओमेगा आर एल बाई आर, गुड। एक्सएल बाई आर या एक्सी बाई आर, यही था। ओमेगा आर का वैल्यू मिल गया 1000/8। इंडक्टेंस का वैल्यू 2 हेनरी। रेजिस्टेंस का वैल्यू डाल देंगे 10 ओम। क्यू वैल्यू आ जाएगा। सिंपल है। कौन सी आफत आ गई है? ये सिंपल प्रॉब्लम है। देख लो, क्यू वैल्यू 25 आ गया। 1000/8, 125 रेडियन पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन। A charged 30 microfarad capacitor is connected to 27 millihenry inductor. What is the angular frequency of free oscillations of the circuit? राम गणेश, बहुत सिंपल। बोलिए क्या आएगा? क्या पूछा है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ फ्री ऑसिलेशन। क्या वैल्यू? अरे जल्दी बताओ। सिंपल, ओमेगा आर या ओमेगा पूछा है। नेचुरल फ्रीक्वेंसी यही आ गया। एल का वैल्यू दे रखा है 27 मिली हेनरी, 10⁻⁻3। कैपेसिटेंस का वैल्यू 30 माइक्रोफराड, 10⁻⁻6। सिंप्लीफाई कर लेंगे। कितना आएगा अप्रॉक्स? क्या ये टोटल तुम्हारा? अरे ये 81 हो गया, 9 हो गया रूट, तो 1/9। 10 का पावर कितना?
-8 -4 हो गया। 10,000 डिवाइड बाई 9 रेडियन पर सेकेंड। सिंपल है, कैलकुलेशन भी समझना है, वही वैल्यू आ गया। बोलो क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सपोज द इनिशियल चार्ज ऑन द कैपेसिटर, किसी कैपेसिटर पर इनिशियल चार्ज 30 माइक्रोफराड, कैपेसिटेंस के लिए 6 मिली कूलम है। 6 मिली कूलम इनिशियल चार्ज है। इनिशियल चार्ज का सिंबल क्या यूज करते थे अदनान? क्यू नॉट। क्यू नॉट का वैल्यू 6 मिली कूलम। कहता व्हाट इज द टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर इनिशियली। तो इनिशियली कितना आ जाएगा? यू नॉट, क्यू नॉट स्क्वायर बाई 2c। इसका मतलब ये 6 इंटू 10⁻³ का होल स्क्वायर बाई कैपेसिटेंस कितना हो गया? 30 माइक्रोफराड। कितना आएगा कैलकुलेशन करके? 4 इंटू 10⁻⁵ जूल हो गया। अब कहता व्हाट इज द टोटल एनर्जी एट लेटर टाइम। बाद में एनर्जी कितना होगा आर्यन? मुझ पे ऐसा ताव दे रहा है जैसे लग रहा है कि अब बस वहीं चला जाएगा। कितना? क्या कल? अच्छा 1 मिनट चेक कर लेते हैं। ये आपका ऊपर हो गया 36 इंटू 10⁻⁻⁶ और ये 60 इंटू 10⁻⁻⁶। ये कैंसिल हो गया तो ये 36/6 कर दे और ये 10⁻⁻⁻1 तो 6 इंटू 10⁻⁻1। ठीक, कितना आ गया? 0.6। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। हाँ, अब टोटल एनर्जी कितना होगा बाद में? यस, कल ही पढ़ा था एनर्जी कंजर्व होता बेवकूफो। इनिशियल एनर्जी फाइनल एनर्जी के बराबर, इसलिए इतना ही एनर्जी स्टोर रह जाएगा। बोलो ये तो हम जानते थे, आप क्या पढ़ाइएगा। (0.6 जूल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले। कहता है सीरीज एलसीआर सर्किट विद आरएलसी is connected to a variable frequency 200 volt AC supply. When the frequency of supply equals the natural frequency, जब भी frequency equal होगा तो उस समय current और power maximum. What is the average power transferred to the circuit in one complete cycle? Power का formula क्या था? ERMS IRMS cos phi। तो मैक्सिमम पावर का मतलब ERMS IRMS, जिसको हम लोग सिंपली इस फॉर्मूला से यूज कर सकते हैं। पावर इज इक्वल टू ERMS, सिंपल जो हम लोग फॉर्मूला पढ़ते आ रहे हैं, ERMS स्क्वायर बाई इम्पिडेंस V स्क्वायर बाई R। और जब पावर मैक्सिमम होगा तो इम्पिडेंस बिकम्स रेजिस्टेंस।
इम्पिडेंस का फॉर्मूला क्या, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस 1 ओमेगा सी का होल स्क्वायर, तो ओमेगा एल इज इक्वल टू 1 ओमेगा सी। उस समय Z का वैल्यू क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस के इक्वल, इसलिए सीधा फॉर्मूला हमारा बन जाएगा ई आर एम एस स्क्वायर इज इक्वल टू आर। लेकिन ये याद रखिएगा कि फ्रीक्वेंसी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू नेचुरल फ्रीक्वेंसी। ये कंडीशन मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी इज इक्वल टू नेचुरल फ्रीक्वेंसी, ये कंडीशन दिया रहेगा तभी हम इसको यूज कर सकते। अब ERMS का मतलब जो सप्लाई है, तो सप्लाई ERMS 200, तो ये 200 का स्क्वायर हो गया। और रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना है आपका, 20 है, 20 से डिवाइड कर दो, कितना आ गया, 200, 2000, तब 200 बोलता है। इतना वाट पावर हो जाएगा। चलो आ गया समझ में, 2000 वाट। क्लियर। तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन को हमने रिकॉल कराया। अब आ जाए हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर कहता है एक ऐसा डिवाइस है जो लोअर ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज, लोअर वोल्टेज एट हाई करंट, लो वोल्टेज टू हाई वोल्टेज, तो लो वोल्टेज एट हाई करंट टू हाई वोल्टेज एट लो करंट, इसको ये कन्वर्ट करता है। ये म्यूचुअल इंडक्शन पर बेस्ड है। यही ट्रांसफार्मर का शेप होता है। यहां पर जहां से सोर्स होता है वो कॉइल जो कनेक्ट होता है उसको प्राइमरी कॉइल कहते हैं। जहां से हम लोग आउटपुट निकालते हैं वो सेकेंडरी कॉइल होता है। आउटपुट अक्रॉस द लोड निकाला जाता है। ठीक, म्यूचुअल इंडक्शन पर बेस्ड है, तो इट इज बेस्ड ऑन म्यूचुअल इंडक्शन। इसका मतलब क्या है कि जब आप इंड्यूस्ड ईएमएफ करंट सप्लाई आप इसमें प्राइमरी में दे रहे हैं तो इंड्यूस्ड ईएमएफ सेकेंडरी में डेवलप होगा। तो इट इज द फेनोमेनन ऑफ इंड्यूसिंग ईएमएफ इन द सेकेंडरी कॉइल ड्यू टू चेंज इन करंट इन द प्राइमरी कॉइल। और इससे हम लोगों को मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड होगा किसमें, सेकेंडरी कॉइल में। इसी प्रिंसिपल पर यह बेस्ड है। अब यहां पर इसका थ्योरेटिकल पार्ट, इंड्यूस्ड ईएमएफ हम लोग लिखते हैं -NdΦ/dt। तो प्राइमरी के लिए इंड्यूस्ड ईएमएफ आप P सबस्क्रिप्ट लगा देंगे, -NN की जगह नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी कॉइल, और dΦ/dt, क्योंकि फ्लक्स का लीकेज नहीं होता, फ्लक्स का लॉस नहीं होता। ये आइडियल कंडीशन हम लोग लेके चलते हैं, इसलिए dΦ/dt प्राइमरी में भी लिखेंगे और सेकेंडरी में भी लिखेंगे। तो सेकेंडरी के लिए भी dΦ/dt। अब कहता है कि यहां पर यदि दोनों इक्वेशन को हम डिवाइड कर दें तो ES/EP इज इक्वल टू NS/NP। सेकेंडरी कॉइल में जो नंबर ऑफ टर्न्स है प्राइमरी कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स का रेशियो, इस रेशियो को K से रिप्रेजेंट करते हैं और इस K को कहते हैं ट्रांसफार्मर रेशियो। इस K का नाम है ट्रांसफार्मर रेशियो, ठीक, या टर्न्स रेशियो भी कहते हैं। अब यहां पर जैसे आइडियल ट्रांसफार्मर है, तो आइडियल ट्रांसफार्मर का मतलब देयर इज नो लीकेज ऑफ फ्लक्स, मींस इनपुट पावर इज इक्वल टू आउटपुट पावर। जब फ्लक्स का लॉस नहीं होगा तो इनपुट में जितना पावर है उतना ही आउटपुट में पावर मिलेगा। पावर का फॉर्मूला होता VI। इसका मतलब यहां पर EP/IP हो जाएगा इनपुट। सिंबल हमने कहा कि पावर का फॉर्मूला आप लिखते हैं V/I, तो वोल्टेज इनटू करंट, तो वोल्टेज को हम लोग प्राइमरी में लिख देंगे EP और करंट लिख देंगे IP। इनपुट पावर इज इक्वल टू आउटपुट पावर। आउटपुट में पावर क्या है, ES/IS।
इसका मतलब यहां पर हमारा एक फॉर्म ये आ जाएगा, ई एस बाई ई पी इज इक्वल टू आई पी बाई आई एस, और इसी को हम के इक्वल भी लिखते हैं। अब के का वैल्यू, यदि के का वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो जाएगा तो सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा, सेकेंडरी का ईएमएफ ज्यादा, प्राइमरी का कम, तो आउटपुट वोल्टेज हमको ज्यादा मिल रहा है, इसलिए हम उसको कहेंगे स्टेप अप ट्रांसफार्मर। के का वैल्यू लार्जर देन 1, इसका मतलब ईएस ग्रेटर देन ईपी। आउटपुट वोल्टेज इज लार्जर देन इनपुट वोल्टेज, इसका मतलब आउटपुट पावर ज्यादा है, आउटपुट का वोल्टेज ज्यादा है, इसलिए हम उसको स्टेप अप कहते हैं। के का वैल्यू लेस देन 1 हो जाएगा, इसका मतलब इनपुट ज्यादा है, आउटपुट कम है, तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। आ गया समझ में? अब किसी भी ट्रांसफार्मर का एफिशिएंसी निकाला जाता है। एफिशिएंसी से हम लोग कहते हैं भाई आउटपुट पावर बाई इनपुट पावर। अब आउटपुट में पावर कितना है, ईएस, आईएस, और ये ईपी, आईपी, और ये जब भी निकाला जाता है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। समझ में आ गया? तो आइडियल कंडीशन में एफिशिएंसी 100%। ठीक है, तो यही हमारा आ गया ईएस, आईएस, ईपी, आईपी। ठीक, यही नंबर ऑफ टर्न्स के फॉर्म में है, एफिशिएंसी ये है। हमने कहा कि आइडियल ट्रांसफार्मर होगा तो एफिशिएंसी उसका 100% होगा। अब यहां पर गौर से देखने वाली बात, जैसे स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर के लिए जो हमारा इस तरह का फिगर होगा। अब गौर से देखो, स्टेप अप में नंबर ऑफ टर्न्स किसका ज्यादा नजर आ रहा है, सेकेंडरी कॉइल का। इसका मतलब के का वैल्यू लार्जर देन 1 हो जाएगा, के का वैल्यू लार्जर देन 1। सेकेंडरी में ईएमएफ ज्यादा हो गया प्राइमरी से। ठीक, करंट कम हो जाएगा, इसलिए क्या कहा था, हाई वोल्टेज एट लो करंट, लो वोल्टेज एट हाई करंट। आ गया समझ में? नेक्स्ट पार्ट, अब नेक्स्ट में कहता है स्टेप डाउन। अब स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में जस्ट ए मिनट, वीडियो पॉज क्यों हो रहा है?